नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2026 उसमें वीवीआई यानी बेहद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री का होगा वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताएंगे ताकि परीक्षा के अंदर में आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने जो ग्रंथ रचना किया था वो अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, चाणक्य। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखेगा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। और इसी विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये राजनीति पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो अर्थशास्त्र है राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या की बात किया जा रहा है। उपनिषद की संख्या है 108 और 108 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है और विशाख दत्त देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक है वान भट्ट और ये वान भट्ट ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैन धर्म। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तब हम लोग आंसर करेंगे जैन धर्म। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और इसी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी में ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रश्न दिया गया है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा कौशल महाजनपद ये जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है घनानंद, इस घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक का जो अभिलेख है वो किस भाषा में? अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कलिंग युद्ध पर जीत किसने हासिल किया था? तो अशोक ने। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसी मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंगी की। कलिंगी की लड़ाई कब हुई? 261 ईसा पूर्व, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में है भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली? भारत में पहली रेल जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में, और मुंबई से थाने देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंबई से थाने के बीच में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में। और ये पहली बार किसने चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड
डलहौजी। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, और इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलवाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न है, पुतलीबाई किसकी माता थी? पुतलीबाई गांधी जी की माता थी। गांधी देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है, ये रचना है दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्य समाज प्रश्न पूछा जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ष? 1875 में। इसी दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध रचना की थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू का। और अगर बात कर लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था तो इस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से देखिए संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में, और 1915 देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। वैसे इस प्रश्न का सीधा आंसर याद रखिए, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था, 1915 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो प्रश्न दिया गया है, अल हिलाल अखबार किसने संपादित करवाया था? अल हिलाल अखबार जो ये संपादित करवाया था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये प्रकाशित करवाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी अबुल कलाम आज़ाद का जयंती प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अबुल कलाम आज़ाद का जयंती कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। और किस तरह से मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में। और इसी अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल अखबार प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? देखिए शिमला सम्मेलन की बात किया जा रहा है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। 1945 देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1945 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे अगर शिमला समझौता की बात किया जाए तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, जबकि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। और 1911 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग को, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। और इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो इस तरह से इसको हम लोग आंसर जो करेंगे, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 वर्ष लगे थे। कंप्लीट 2 वर्ष और 11 महीना, तो लगभग 3 वर्ष। तो 3 वर्ष देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने धार्मिक यात्रा कर जो समाप्त किया था वो 1563 में। 1563 देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रश्न है किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो रचना ये इब्न बतूता का है। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ से भारत में आया था? मोरक्को से। और ये कब आया था? 1333 में भारत में आया था। ध्यान रखिएगा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में कब आया था? 1333 में आया था। और इसी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में। और सासाराम देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जो प्रश्न है भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहलोल लोदी ने ही भारत में लोदी वंश की स्थापना किया था। लोदी वंश, ध्यान रखिएगा, लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो प्रश्न दिया गया है पुराना किला कहाँ स्थित है? पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में है। और दिल्ली ऑप्शन सी में सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन यानी कांसा का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते थे। इस तरह से कांस्ययुगीन देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था वो लोथल था। लोथल कहाँ पर है वर्तमान समय में? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। व्यापारिक राजधानी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं? लोथल को। लोथल वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर में? गुजरात के अंदर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसको भी ध्यान रखिएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसी लोथल के अंदर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में जो प्रश्न है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो प्राप्त हुआ था वो राजस्थान से। और राजस्थान देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार जो मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इसे मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। और इसका मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश का शासक था? हरिहर एवं बुक्का जो थे वो संगम वंश का शासक था। संगम वंश देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल ये हम्पी में है। कमल महल कहाँ स्थित है? हम्पी में। और ये हम्पी किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, हम्पी जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के अंदर है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसी हम्पी में कमल महल स्थित था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो प्रश्न है आमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? आमुक्त माल्यदा ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। कृष्णदेव राय देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंश। और ये 4 वंश कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा, संगम वंश, सलूब वंश, उसके बाद तुलूब वंश,
तुलु वंश और आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। ये इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन? संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश और आरवीडू वंश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? यानी कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? ये जो बर्नियर जो है, बर्नियर, ये विजयनगर साम्राज्य में नहीं आए थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में जो प्रश्न दिया गया है, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो ये जो रचना है खाफी खां का, और खाफी खां देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में जो प्रश्न दिया गया है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल ए जहांगीरी के लेखक हैं मोतबिद खां, मोतबिद खां ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है ऊसर क्या था? ऊसर एक प्रकार का भूमिकर था, भूमिकर ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो था वो एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी कौन था? एक सेनापति था। और सेनापति देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो प्रश्न दिया गया, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो 1739 में हुआ था। और 1739 देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये अधिवेशन था मुंबई का, और मुंबई देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये मुंबई का अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? 1915 में स्थापना हुई थी हिंदू महासभा की, और हिंदू महासभा देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो भारत में 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। और इसमें जो सदस्य नहीं थे, ये जो लॉर्ड बेवेल थे, ये लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए वापस आए थे। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका जो गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी की वकालत के सिलसिले से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में जो प्रश्न है हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज जो लिखा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि, सर या फिर इसको ये साथ में याद रखिएगा नाइट, सर या नाइट की उपाधि किसने वापस किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार को सर या नाइट की उपाधि वापस किया था। रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न है
किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। और ये अधिवेशन जो है किनकी अध्यक्षता में हुआ था? JL नेहरू की अध्यक्षता में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और किनकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और ये अधिवेशन क्यों फेमस है? क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। 1942 में, मार्च 1942 में स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। देखिए मार्च 1942 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में जो प्रश्न दिया गया है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुस्लिम लीग ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक प्रसिद्ध स्थल है दांडी। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को दांडी से किया था। दांडी किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण में किया था। इसको 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, या इसी को कहा जाता है तीन कटिया पद्धति। ये गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 में प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। कहाँ पर? तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर? ढाका में हुआ। तो 1906 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। तो 1942 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर? हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में जो हुआ अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरी में हुआ था। तो इस तरह से 1938 और 1939 जो कि हरिपुरा और त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो थी लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी यानी लेबर दल की सरकार थी। लेबर पार्टी देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? मोहम्मद अली और शौकत अली का जो संबंध है वो खिलाफत आंदोलन से है। खिलाफत आंदोलन देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ध्यान रखिएगा हिंदी में इसी को ट्रांसलेट करके भी दिया जाता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
जो गांधी जी की आत्मकथा है, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में टू नेशन थ्योरी किसकी थी? टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? 1919 में एक्ट जो पारित हुआ था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में, जो ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न है गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो ये चीनी कला जो है, इससे गंधार कला प्रभावित था। चीनी कला ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी जो था वो राजुक था। राजुक देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। पन किस धातु का सिक्का था? पन जो है किस धातु का सिक्का था? पन एक चांदी का सिक्का था। चांदी देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में, और राजगीर देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह उरायूर देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 66 नंबर। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? वीणा बजाते हुए सिक्के के पीछे दर्शाया गया था वो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था, तीर्थ यात्री था, चीन का यात्री था फाहियान, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? आश्रम व्यवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया। 4 देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा विवाह है जो अच्छा नहीं माना जाता है? ये ब्रह्मा विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संसव किस धातु से बना सिक्का था? संसव किस धातु का बना सिक्का था? संसव ध्यान रखिएगा, संसव जो है वो तांबा धातु का बना हुआ सिक्का था। तांबा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में जो प्रश्न दिया गया है मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष थी? मुगल चित्रकला, ये जो जहांगीर का शासन काल रहा, ये मुगल चित्रकला के लिए फेमस रहा, तो जहांगीर ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन जो इतिहासकार थे वो बदायूनी थे, और बदायूनी देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में प्रश्न दिया गया तबकात ए अखबारी किसकी रचना है? तबकात ए अखबारी रचना ये अबुल फजल का। अबुल फजल ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? यानी मुगलों के द्वारा जो निर्मित नहीं है वो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में। और मृत्यु जो हुआ था इनका कहाँ पर हुआ था? नांदेड़ में, ये ध्यान रखिएगा, नांदेड़ में। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें वो अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, मृत्यु हुआ था नांदेड़ में। जन्म कब हुआ था? 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, और मृत्यु जो हुआ था 1708 में, कहाँ पर? तो नांदेड़ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में प्रश्न है रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के जो गुरु थे वो थे राघवानंद। राघवानंद देखिए ऑप्शन
ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में प्रश्न है बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? बहाउद्दीन जकारिया का संबंध है सुहरावर्दी से। सुहरावर्दी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? सूफी संतों का जो निवास स्थान था वो था खानका। खानका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? विजयनगर साम्राज्य का जो संबंध है वो हम्पी से है। हम्पी ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में प्रश्न है 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1855 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म जीरादेई में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी में 1931, तो 1931 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, यानी रिटायर आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। इसी के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। पहला हुआ है 1930 में, दूसरा हुआ है 1931 में और तीसरा हुआ है 1932 में। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है? लंदन में। तो ध्यान रखिएगा गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है? 3 में। पहला कब? 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में जो प्रश्न दिया गया है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में हुआ था और ये 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बोलिए या इनका संरक्षक था यानी अभिभावक था, कौन था अकबर का? बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे या अभिभावक थे? बैरम खां। बैरम खां देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर जो शासक बना था ये शासक बना था 1627 में। ध्यान रखिएगा 1627 में जहांगीर शासक बना था। 1627 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है?
नूर जहां का संबंध जो शासनकाल से, ये जहांगीर के शासनकाल से है। जहांगीर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अगर हम लोग बात कर लें, भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में 96 नंबर प्रश्न में मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? मुगल काल में कृषि भूमि को जो बांटा जाता था वो 4 भागों में। देखिए 4 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दहसाला प्रणाली किस शासन ने शुरू किया? दहसाला प्रणाली ये जो शुरू किया था, ये अकबर ने शुरू किया था। अकबर देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में थे उसे कहा जाता था खालसा भूमि। खालसा भूमि देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया? मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत अकबर ने करवाया था, और अकबर देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? शेरशाह ने रूपिका नामक सिक्के को जारी करवाया था। रूपिका देखिए रुपया, यानी इसी को रूपका के नाम से भी जानते थे, जो ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कक्षा 12वीं के इतिहास विषय में बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़े, जो आपके आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी के लिए हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।